नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे भारत दुर्दशा के बारे में। हमारी जो 8वीं इकाई है नाटक विधा की, तो हम यहाँ अब नाटकों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी प्रारंभिक नाटक हैं। तो भारत दुर्दशा के बारे में हम बात करते हैं। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और इस नाटक में भारतेंदु ने अंग्रेजी शासन की जो नीतियां हैं उनका भारत के लोगों पर पड़ा प्रतिक्रिया स्वरूप जो प्रभाव है उसके बारे में उन्होंने खुल करके वर्णन किया। इस नाटक में जो पात्र आए हैं उन पात्रों को उन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला मानवीकरण द्वारा प्रकट पात्र और दूसरा अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधि पात्र। पात्रों का मानवीकरण उन्होंने करवाया है, जिसमें खुद मानवीकरण के माध्यम से पात्रों से बात करवाई है, वार्तालाप करवाई है और उनकी बातों से भारत की स्थिति का पता लगता है। ये जो नाटक है भारत दुर्दशा, इसमें पूर्णतया अंग्रेज राज तथा अंग्रेज राज के खिलाफ जो गतिविधियां हैं, जो नीतियां हैं, उनका यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से, इस नाटक में भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से ऐसी जो स्थिति बनी हुई है भारत की कि अब क्या होने वाला है या तत्कालीन स्थिति क्या थी, तो यहाँ पर प्रतीकों का बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इसलिए हम भारत दुर्दशा नाटक को प्रतीकात्मक नाटक भी कह सकते हैं। कौन सा नाटक कह सकते हैं? प्रतीकात्मक नाटक, क्योंकि यहां पर सारे ही पात्र प्रतीक के रूप में आए हैं। अंग्रेज आर्थिक व्यवस्था का ढांचा हमारा कमजोर कर चुके हैं और लूटने में लगे हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें कि नाटक में भारत की नष्ट होती एकता, यहाँ के जो सामाजिक प्रभाव हैं, बंधुत्व और आपसी भाईचारे की भावना है, उसको वो क्षीण कर रहे हैं। फूट डालो और राज करो की नीति पर वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो वो अपना साम दाम दंड भेद करते हुए भारत को हर प्रकार से क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस नाटक का हर शब्द विनाशकारी है और भारत के विनाश को दर्शाता है। यह 6 अंकों में लिखा गया नाटक है और 6 अंकों में लिखे गए नाटक को मैं यहाँ पर आपके सामने संक्षिप्त करके उसकी जो मूल विषय वस्तु है उस मूल विषय वस्तु से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझिएगा क्या है भारत दुर्दशा में। पात्रों की बात करें तो पात्रों में भारत है, भारत भाग्य है, भारत दुर्देव है, निर्लज्जता है, आशा है, सत्यानाश है, रोग है, और भी है। बात करते हैं एक एक के बारे में। भारत का प्रवेश, ये जब नाटक शुरू होता है तो पहले अंक में पहला अंक पूरा होने के बाद में प्रथम अंक में वहाँ पर वर्तमान दशा का उल्लेख है तथा प्राचीन गौरव का भान है। पहले अंक में लेखक ने भारतवासियों का जो गौरव है, जो उनका मान है, उनकी मर्यादा है, भारत में जो इतने गौरवशाली राजा हुए, औषधियाँ, यहाँ की आयुर्विज्ञान, यहाँ की चिकित्सा पद्धति, यहाँ का वातावरण, जो कि एक विश्व गुरु कहलाने में जिन चीज़ों का हाथ है, उन सब का यहाँ पर गौरवान्वित वर्णन करता है। फिर वर्तमान स्थिति का उससे तुलना करता है कि पहले हम क्या थे और आज क्या से क्या हो गए। दूसरे अंक में ये जो 2 अंक है, इसका मतलब है कि यहां भारत का प्रवेश दूसरे अंक में होता है। ये भारत मानवीकरण है, इसका भारत नायक है, तो भारत का प्रवेश दूसरे अंक में, सेकंड अंक में होता है। ठीक है। इस नाटक चलता रहता है तो भारत का प्रवेश कौन से अंक में होता है? दूसरे अंक में। और भारत का भाई है भारत भाग्य, जो कि भारत की सहायता करना चाहता है, भारत को समझाना चाहता है, उसका प्रवेश 6ठे अंक में होता है। भारत भाग्य का प्रवेश कौन से अंक में होता है? 6ठे अंक में। भारत भाग्य का प्रवेश। भारत दुर्देव
का प्रवेश तीसरे अंक में होता है, ये तो है इनके अंकों से संबंधित। भारत का प्रवेश दूसरे अंक में, भारत भाग्य का प्रवेश छठे अंक में और भारत दुर्देव आता है तीसरे अंक में। अब यहां पर इनके बारे में बात करते हैं कि ये है क्या। भारत खुद नायक है, फटे हुए भारत देश की आत्मा या भारत का प्रतीक है, भारत जो कि उसका मानवीकरण किया गया है। भारत राष्ट्र है, उसका प्रतीक है भारत। भारत राष्ट्र की दुर्दशा, उसके शारीरिक स्थिति को बताया गया है और वो भारत देश का, देश के प्रतीकात्मक रूप में भारत नामक एक प्रतिनिधि है और वो भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, भारत का प्रतीक है। तो फटे वस्त्र लपेटे हुए है भारत, बेचारा क्या करे, लूट लिया उसका सब कुछ अंग्रेजों ने। वो खुद नायक है इस नाटक का, भारत खुद इस नाटक का नायक है, भारत दुर्दशा का। याद रखना, इसका पक्ष दबा हुआ है, चारों तरफ से छिन्न भिन्न हो रहा है, दयनीय स्थिति है, लूटा जा रहा है, असहाय है, कमजोर है। यह है भारत की स्थिति। भारतवासी का प्रतीक है ये, भारत हर भारतवासी का प्रतीक है, नायक खुद फटे पुराने मेले कुचले वस्त्र लपेटे हुए है और दूसरे अंक में इसका प्रवेश होता है। कैसे होता है बात करेंगे आगे। भारत भाग्य की बात करूं तो ये इसका सहयोगी पात्र है, भाई है इसका। भारत भाग्य भारत का भाई है, सहयोगी पात्र है, भला चाहता है, जिंदा रखना चाहता है, वर्चस्व बरकरार रखना चाहता है भारत का। तो सहयोगी नायक है, ठीक है, सहयोगी नायक है। असफल प्रयास, कौन, ये जो भारत भाग्य है भारत को बचाने का असफल प्रयास करता है। छठे अंक में इसका आगमन होता है जब भारत अर्धचेतन अवस्था में पड़ा रहता है, भारत आत्म हत्या करने की सोचता है, कटार अपने पेट में घोंपने की सोचता है। तो भारत भाग्य वहां आकर उसको कहता है कि भारत भाई रुक जा, आत्महत्या मत कर, लेकिन वो अंत में आत्महत्या कर लेता है। तो ये असफल प्रयास इसका माना गया है। और संवाद दर्शकों को संबोधित है, भारत भाग्य के जो संवाद हैं वो सारे संवाद दर्शकों को संबोधित हैं, क्योंकि यहाँ पर कवि का उद्देश्य है कि भारत दुर्दशा नाटक लिखने से इसके जो पाठक वर्ग है उस पाठक वर्ग में चेतना जगेगी। सीधा दर्शकों को संबोधित करता है भारत भाग्य, सीधी बात दर्शकों से करता है भारत भाग्य। तो यहाँ पर कवि का उद्देश्य है कि नाटक लिखने के बाद में मैं इस नाटक के माध्यम से भारत के जो युवा हैं उनको, भारतीय नागरिकों को जगाना चाहता हूँ, उनमें चेतना का प्रसार करना चाहता हूँ ताकि अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर के लड़ सकें और भारत को अंग्रेज मुक्त कर सकें। यहाँ पर यह प्रयास रहा है कवि का, नाटककार का। भारत दुर्देव, अब यहाँ पर यह भारत दुर्देव है, आधा क्रिस्तानी है, आधा मुसलमानी है और शक्तिशाली खलनायक है। अब भारत दुर्देव आ गया खलनायक, इधर आ गए नायक आ गए और नायक का सहयोगी नायक आ गया। अब यहाँ पर बात करते खलनायक की। इस नाटक में खलनायक कौन है, भारत दुर्देव। महाराजा कौन है, अंग्रेज शासन का प्रतिनिधि कौन कर रहा है, अंग्रेज शासन का प्रतीक कौन है, भारत दुर्देव। खलनायक है, अंग्रेजी शासन का प्रतीक है भारत दुर्देव और ये वो शक्तिशाली खलनायक है, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी है। इसके जो सहयोगी हैं, इसके नौकर चाकर हैं, उनकी बात करते हैं। अब इसका डिपार्टमेंट है, उसकी बात करते हैं निर्लज्जता। इसके डिपार्टमेंट में एक निर्लज्जता है जो कि खुले अंग वाली है, उसको लज्जा नहीं आती, वो खुले अंग लेकर के डोलती है, उसको लज्जा नहीं आती। निर्लज्जता इसकी सहयोगी है। आशा, आशा लड़की के बेस में आती है, ये आशा है जो कि भारत के संपर्क में आती है और उसको जगाने की कोशिश करती है। सत्यानाश इसका फौजदार है दुर्देव का, आशा का दुर्देव से मतलब नहीं है। आशा भारत को जगाने आती है और भारत थोड़ा सा आशान्वित होता है। सत्यानाश फौजदार है भारत दुर्देव का और रोग इसका सैनिक है भारत दुर्देव का। आगे बात करते हैं। तो उम्मीद है इन पात्रों के बारे में आपको पता होगा। भारत खुद नायक है, भारत भाग्य सहनायक है, भारत दुर्देव खलनायक है। ये कौन है, नायक है, ये सहनायक है और ये खलनायक है। निर्लज्जता खुले अंग वाली है, आशा लड़की के वेश में आती है, सत्यानाश फौजदार है। आगे देखिए, अन्य पात्रों में आलस्य है, मदिरा है,
ये भारत दुर्देव के सैनिक सारे आलस्य, मदिरा, अंधकार, सभापति, बंगाली, परदेसी, दूर, ये सब इसके सैनिक हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इनके पात्रों में दो प्रकार के भेद किए जा सकते हैं। मुख्य रूप से देखिए तो भेद दो हैं। एक तो मानकीकरण द्वारा प्रकट पात्र, ये मानकीकरण नहीं है, मानवीकरण है। मानवीकरण द्वारा प्रकट पात्र जिनमें भारत है, बात की अपन ने निर्लज्जता है, ये बोलते हैं, इनका मानवीकरण किया गया नाटक में। ठीक है, आशा है, भारत दुर्देव है, सत्यानाश है, सत्यानाश फौजदार है, रोग है, आलस्य है, मदिरा है, अंधकार है, डिसलॉयल्टी है और भारत भाग्य है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें भारत भाग्य जो नाटक है उसके बोलने वाले पात्र, इनका मानवीकरण है। और अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधि में यहाँ पर सभापति है, ये भारतीय वर्ग के हैं, प्रतिनिधि है, बंगाली बाबू है, दो देशी कवि हैं, एक महाराष्ट्री एडिटर है, ये अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधि हैं। तो ये पात्रों के बारे में हमारी बात हुई। तो पात्रों को आपको याद रखना है, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सभापति, बंगाली, परदेसी, ये सारे पात्र किसके हैं, भारत दुर्दशा नाटक के। बात करते हैं आगे। अब ये है कि ये भारत दुर्दशा नाटक है, इसकी विषय वस्तु क्या है, लेखक ने क्यों लिखा है, इसमें बात क्या, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। भारत का प्राचीन गौरव व वर्तमान दुरावस्था का वर्णन है। पहले तो भारत के प्राचीन गौरव का वर्णन है कि भारत किस प्रकार विश्व गुरु कहलाया, भारत में किस प्रकार पहले जो धन, बल, विद्या और यहाँ की दवा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की शिक्षा, यहाँ का जो शौर्य गान का जो भी स्रोत रहा हो, वो सब दुनिया में सबसे बेस्ट है, दुनिया में सबसे अति उत्तम है। जो चीज़ें यहाँ पर है वो दुनिया में कहीं पर नहीं है। और आज इस प्रकार इसकी दुर्वस्था हो रखी है, इसकी दुर्दशा हो रखी है कि यहाँ पर दोनों की तुलना करना चाहे कवि। आगे कवि ने इसमें असहनीय अंग्रेजी व्यवस्था का चित्रण किया है कि जो अंग्रेजी व्यवस्था है वो इस कदर बर्बर है, इस कदर अमानवीय है कि उसके प्रशासन में जीना तो दूर बल्कि सहन ही नहीं कर सकते। वो बिल्कुल अमानवीय होकर के हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। उनका मानव जातीय कल्याण से कोई सरोकार नहीं है और भारत के विकास से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ उनको भारत का धन धान्य और भारत से जो भी अच्छे स्रोत हैं आय के वो चाहिए और वो यहाँ से कमा करके सारा पैसा अपने देश भेजना चाहते हैं। अतीत के गौरव के साथ वर्तमान का अधःपतन। आगे कवि इस नाटक के माध्यम से बताना चाहता है कि अतीत के गौरव के साथ में, यानी नाटककार इसमें अतीत का गौरव प्रथम अंक में आया, ये अतीत के गौरव का गुणगान करता है और उसका अधःपतन क्यों हुआ, उसका नाश क्यों हुआ, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देशव्यापी समस्त समस्याओं का चित्रण है यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र देशव्यापी जो भी समस्याएं हैं, देशव्यापी समस्याएं रही है, उनका सबका यहाँ पर चित्रण करते हैं और मानवीकरण के माध्यम से उन पात्रों से वार्तालाप में सारी समस्याओं को उजागर कर देते हैं नाटक ही नाटक में। राष्ट्रीय चेतना का स्वर, ये तो मुख्य उद्देश्य है ही, कवि का मूल उद्देश्य यही है कि जो सोए हुए हैं उनको जगाना और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत करना ताकि अंग्रेजों से भिड़े, उनकी नीतियों को समझ सके। तो ये मुख्य विषय रहे इस नाटक के, जो कि महत्वपूर्ण है। आप पढ़िएगा, देखिएगा और समझिएगा। आगे चलते हैं। क्या है, पढ़ लो इनको और बिल्कुल नोट कर लो कि मुख्य विषय क्या है, भारत दुर्दशा नाटक का उद्देश्य क्या है। अब बात करते हैं कि इस नाटक में प्रारंभ में मंगलाचरण शुरू है। मंगलाचरण से शुरू है, हर नाटक ही लगभग मंगलाचरण से शुरू होता है। कलयुग अवतार की स्तुति है और जो कलयुग अवतार माना जाता है कि सभी अवतारों के बाद में, भगवान कृष्ण के अवतार के बाद में कलयुग अवतार होगा, तो उसकी स्तुति है। नाटक में भारतेंदु ने पहले कलयुग अवतार की स्तुति की है। कल्पना प्रसूत नाटक है पूरा, क्योंकि ये तो कल्पना प्रसूत है, पात्र सारे कल्पना प्रसूत है और जो स्थिति वर्तमान में यथार्थ में है उस स्थिति को उन्होंने कल्पना प्रसूत बना करके लोगों को सच्चाई से अवगत करवाया है।
इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। देखिए महत्वपूर्ण चीज है, प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है। ये बात हमारी अभी आई थी कि इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है और यह एक प्रतीकात्मक नाटक है। अंग्रेज आर्थिक व्यवस्था का ढांचा कमजोर कर लूटने में लगे थे। अंग्रेज आर्थिक व्यवस्था का ढांचा कमजोर कर लूटने में लगे थे। हमें ये सारा इस नाटक में देखने में मिलता है। नाटक में भारत की नष्ट होती एकता और बंधुत्व को बिखरते हुए बताया गया है। इस नाटक में भारत की जो एकता है वो नष्ट हो रही है दोस्तों, और हमारा जो बंधुत्व है उसको बिखरते हुए बताया गया है। इस नाटक का हर शब्द विनाश दुर्दशा की भाषा को सुनाता है। हर शब्द क्या है? विनाश और दुर्दशा की भाषा को सुनाता है। इसकी शैली प्रतीकात्मक है। नाटक की प्रतीकों के माध्यम से बताया गया सारे नाटक के बारे में प्रतीकात्मक शैली है। इसकी प्रतीकात्मक नाटक है ये। तो वापस एक बार देखिएगा, मंगलाचरण इसमें किया गया। कवि मंगलाचरण से शुरू करते हैं। कलयुग मंगलाचरण में कलयुग अवतार की स्तुति का गायन करते हैं। कल्पना प्रसूत नाटक है। भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से वर्तमान की जो भी स्थिति है उसको उजागर किया है। प्रतीकात्मक नाटक बताया मैंने आपको। अंग्रेजों की आर्थिक व्यवस्था का ढांचा कमजोर कर लूटने में लगे हैं, उनकी सच्चाई का वर्णन किया है। नाटक में भारत की नष्ट होती एकता बंधुत्व को बिखरते हुए बताया गया है। इस नाटक का हर शब्द विनाश और दुर्दशा की भाषा सुनाता है। हर शब्द, समझ गए कैसे सुनाता है? देखते हैं। अब बात करते हैं प्रथम अंक की। 6 अंकों में लिखा गया नाटक है और बात हो रही है हमारे प्रथम अंक की। प्रथम अंक में यहां पर स्तुति है। जय सतयुग थापन करना, नासन मलेच्छ आचार, कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कल की अवतार। ये कृष्ण भगवान का कल की अवतार, कलयुग अवतार माना गया है। कलयुग अवतार। तो हे कलयुग अवतार, इन मलेच्छों का क्या करो? नाश करो। मलेच्छों का नाश करो। इनके आचार व्यवहार जो खराब है इनका नाश करो और यहाँ पर सतयुग की स्थापना करो। ऐसा कवि ने क्या कहा है? ऐसा कवि ने सतयुग की स्थापना और मलेच्छों का नाश करके कलयुग भगवान से प्रार्थना की है कि आप हमारी सहायता करिए। स्थान यहाँ पर जैसे नाटक शुरू होता है तो उसका जो माहौल है, परिवेश है, वातावरण है, उसके बारे में स्थान है। एक योगी गाता हुआ आता है। नाटक प्रारंभ हो चुका है भाई, नाटक प्रारंभ हो चुका है। एक योगी गाता हुआ आता है, योगी का प्रवेश है। रोवऊं सब मिलके आवऊं भारत भाई, कि हे भारत भाई आओ हम सब मिलके रोते हैं, हम सब मिलके रोते हैं। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। एक योगी गाता हुआ आता है, भारत को पुकारता है। भारत नायक है, भारत की स्थिति खराब है, फटे पुराने वस्त्र मेले कुचेले लपेटे हुए है और नायक है और प्रत्येक भारतवासी का प्रतीक। तो योगी कहता है कि आओ आओ भारत भाई, हम सब मिलके रोते हैं, तेरी ये दुर्दशा हमसे नहीं देखी जाती। वह भारत के प्राचीन गौरव का गान करता है। वह जो है योगी, वो पहले भारत के प्राचीन गौरव का गान करता है और प्राचीन गौरव के गान में वो कहता है कि हम पहले कितने धन धान्य से परिपूर्ण थे, हम पहले कितने विद्यावान थे, हमारी विद्या का लोहा दुनिया मानती थी, हमें विश्व गुरु कहती थी, हम दया के सागर हैं, हमारे भगवान श्री राम से ही हम दूसरों पर दया करते आए, हम पहले किसी को सताते नहीं हैं और हम लोगों के जीवों और जीने की भावना में विश्वास रखते हैं, वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। तो भारत की विशेषताएं बताता है, भारत का गुणगान करता है। भारत की संस्कृति, भारत के महापुरुष, धन वैभव और अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले जितने भी उदाहरण हैं वो सारे यहाँ देता है और भारत का गौरव गान करता है, ताकि जो भारतीय सोए हुए हैं, कवि का उद्देश्य क्या है ये सब करने का, जो भारतीय सोए हुए हैं उनको जगाना कि हमारा भारत पहले ये था और आज ये है कवि का उद्देश्य। वह भारत के प्राचीन गौरव का गान करता है। सबके पहले यहाँ जितने भी XYZ मतलब जितना भी गुणगान है उस गुणगान में धन, विद्या, बल, दवा, संस्कृति, यहाँ के महापुरुष
महापुरुष, औषधियां, यहाँ की नीतियां, इन सब के बारे में, वसुदेव कुटुंबकम की भावना, जीव और जीने दो की भावना, इन सब के बारे में सारा वर्णन करता है। पहले भारत का जो गौरव है, उस गौरव का पूरा वर्णन करता है पहले अंक में। कौन करता है? एक योगी गाता हुआ आता है, वो भारत को पुकारता है और पूरे भारत का यशोगान करता है। चल रहा है पहला अंक, अभी आगे चलो। महापुरुषों की बात करें तो यश, वैभव, वीरता, धैर्य, इन सब का यहाँ पर जिक्र होता है। वर्तमान दशा का उल्लेख, अब देखो इन सब का यहाँ तो सारा पॉजिटिव वर्णन कर रहे हैं, यहाँ तो सारा पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर इधर से नेगेटिव बात आ रही है सब में। इधर से नेगेटिव इसलिए आ रही है कि अब वर्तमान में क्या हो रहा है, सारे माइनस माइनस पॉइंट है, वो पहले प्लस प्लस पॉइंट थे। मतलब भारतीयों को ये बताना है कि अब से पहले हम कैसे थे, लुट गए, पिट गए, बिखर गए, लुट गई बादशाह तुम्हारी। तो अब सारा यहाँ पर लोगों की आंखें खोलने के लिए कवि ने योगी के गान के रूप में वर्तमान में लुटे पिटे घिसे भारत की स्थिति का वर्णन किया है। तो यहाँ पर सारे वर्तमान दशा का उल्लेख है कि अभी क्या हो रहा है। केवल मात्र और केवल मात्र दुख ही हमारे भाग्य में है, दुख ही दुख है चारों तरफ और कुछ नहीं है। यहाँ पर कवि ने विस्तार से वर्णन किया है। आपसी कलह है, यमन सेना को मौका दिया हमने, आपसी कलह कर करके बाहरी सैनिकों को हमने मौका दिया हमारा नाश करने के लिए। अंग्रेज राज धन ले गए हमारा, अंग्रेज राज ले गए हमारा धन। रोगों का विस्तार हो रहा है, टिक्कस यानी टैक्स बढ़ रहा है। इन सभी का वर्णन किया योगी। आगे बढ़ रहा है कि यमराज लगातार मौतें हो रही है, अंग्रेज सरकार हमारा टैक्स बढ़ा रही है, और हमारा जो आपसी झगड़ा है उससे यमन सेना को मौका मिला है, और केवल चारों तरफ दुख ही दुख की चर्चा है। इसी के साथ यहाँ पर पटात्तोलन होता है, पटाक्षेप होता मतलब पर्दा गिरता और दूसरा पर्दा उड़ता है। तो ये पहला अंक है। अब बात करते हैं हम आगे। समझ गए? तो पहले अंक में सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो नाटक है उस नाटक में कवि है, उस कवि ने क्या किया है, केवल प्रथम अंक में भारत का गौरव का गुणगान और गौरव के गुणगान के साथ में वो भारत की वर्तमान स्थिति को उन्होंने तुलनात्मक रूप से दोनों का अध्ययन किया है और दोनों की तुलना की है, ताकि लोगों के दिमाग में दोनों स्थितियों में फर्क आ सके कि वास्तव में पहले हम क्या थे और आज कितने गर्त में गिर गए, ताकि उनकी आत्मा जागृत हो सके, उनमें चेतना आ सके। ये है। बात करते हैं दूसरे अंक की। दूसरे अंक में मैंने आपको जब पात्र परिचय दिया था तब एक बात बताई थी कि भारत जो नायक है उसका प्रवेश होता है दूसरे अंक में। पहले अंक में भारत नायक आया गया, कहीं बातचीत हुई आपकी भारत नायक से? नहीं हुई। अब हम बात करते हैं, भारत नायक खुद बात करता है। अब देखो भारत का प्रवेश। स्थान क्या है? स्थान शमशान घाट, टूटे फूटे मंदिर, कौवे उड़ रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, सियार घूम रहे हैं, लाशों को खा रहे हैं, अस्थियां पड़ी है। कहाँ की बात है? शमशान घाट की। शमशान घाट का दृश्य है, क्योंकि महामारियों से लोग मर रहे हैं, लोगों की कोई कदर नहीं है, बीमारियों से लोग मर रहे हैं, अस्थियां पड़ी है, और कौवे खा रहे हैं, सियार खा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, क्योंकि यहाँ की इंसानियत तो मर चुकी है। ये उनको तो पैसा चाहिए, उनको अपना लाभ चाहिए, भारतवासियों से उनको कोई मतलब नहीं है। भारत का प्रवेश होता है, ये हो गया भारत का प्रवेश। भारत आ गया। हाय, यह वही भूमि है जहां भारत आते ही कहता है कि यह वही भूमि है जहां महाभारत हुआ था। यह वही भूमि है जहां महाभारत हुआ था। दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, युद्ध हो तो हो, युद्ध हो तो हो, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। आज वही भूमि लावारिस पड़ी है, और यहां पर लोग मर रहे हैं। भूमि का कोई मालिक नहीं है, इस मातृभूमि का कोई अधिकारी नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और इसको संभालने वाला कोई नहीं है। तो ये वही भूमि है जहां महाभारत हुआ था, एक सुई की नोक की जमीन के बराबर। और यहां पर
आज ये भूमि लावारिस पड़ी है, कोई इसका उत्तराधिकारी नहीं है, कोई संभालता ही नहीं है। अर्थात प्रतिनिधित्व और नायक की भूमिका तलाश रहा है कवि कि कोई भारत का कोई रक्षक नहीं है, कोई भारत को संभालने वाला नहीं है। कौन नहीं पकड़त मेरो हाथ, भारत कहता है कि कौन नहीं पकड़त मेरो हाथ, मैं असहाय हूं। 20 कोटि सुत होत फिरत में हा हा होए अनाथ। भारत कहता है कि मेरे 20 कोटि सुत हैं, मेरे 20 करोड़ बेटे बेटी हैं, लेकिन फिर भी उनके होते हुए भी मैं अनाथ हूं, कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ता। ये बात कौन कहता है? भारत कहता है। भारत खुद अपनी दीनहीन दशा का उल्लेख करके रोता है और मूर्छा खाकर गिर जाता है। क्या है बात? भारत खुद अपनी दीनहीन दशा का उल्लेख करके रोता है, मूर्छा खाकर गिर जाता है और निर्लज्जता का प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है? निर्लज्जता का। अरे प्राण क्या देते हो, जियोगे तो भीख मांगकर खा लेना। अब बात आती है निर्लज्जता कि लोग जो है ना हमारे भारत के, वो इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि उनको ये नहीं पता कि हमारे अगर देश खतरे में है तो हम खुद खतरे में, हमारा परिवार खतरे में है, हमारी जायदाद खतरे में है, हमारी जो पुश्तैनी जमीन है वो खतरे में है। वो तो सब कर लगा करके छीन लेंगे, सब पूरा शासन उनका हो जाएगा, राजपाट। तो निर्लज्जता आती है। निर्लज्जता मतलब भारतवासी कितने निर्लज्ज हो गए, उनकी निर्लज्जता का प्रतीक बनकर आई है। और क्या कह रही है भारत को कि भारत उठो, बेहोश मत हो, निर्लज्ज है हम तो भीख मांग करके खा लेंगे। ये निर्लज्जता कहती है। अरे प्राण क्या देते हो, जियोगे तो भीख मांग करके खा लेना। तुम प्राण क्यों देते हो, मूर्छा खाकर क्यों गिर रहे हो भारत? ये भारत के लोगों को हिलाने झिंझोड़ने के लिए वाक्य है निर्लज्जता का। निर्लज्ज हो गए सारे भारतवासी। आशा का प्रवेश, निर्लज्जता के साथ कौन आती है फिर भारत के पास? आशा आती है। आशा आती है, मूर्छा खाकर गिर गया भारत और आशा आती है। आशा कहती है जीना तो पड़ेगा ना भाई, उठो भारत उठो। आशा कहती है कि देखो तुम कैसे भी हो, कितना भी तुम्हारा नाश हो रहा हो, कितना भी दमन हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, जीना तो पड़ेगा, उठो भारत उठो। अर्थात भारत के जो लोग हैं उनको हिम्मत बनाने की बात की जा रही है कि उठो, जीना तो पड़ेगा, कुछ करना तो पड़ेगा। तो कुछ आशा आकर के ये वाक्य बोलती है भारत से। तो यहाँ तक का मुझे उम्मीद है समझ रहे हैं। ये बात दूसरे अंक की है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे अंक में मैंने आपसे कहा था कि दुर्देव, भारत दुर्देव, जो कि कौन है? खलनायक। भारत दुर्देव का प्रवेश होता है। पहले हमने बात की थी भारत का प्रवेश कौन से अंक में होता है? दूसरे अंक में। भारत भाग्य का प्रवेश छठे अंक में, अंत में। भारत का सहयोगी कब आता है? अंत में, छठे अंक में। और भारत दुर्देव का प्रवेश तीसरे अंक में। तो तीसरे अंक में अब खलनायक आया है। पहले नायक था दूसरे अंक में, अब खलनायक। दुर्देव आता है, सत्यानाश के साथ मीटिंग करता है। सत्यानाश के साथ मीटिंग करता है दुर्देव। स्थान मैदान, फौज के डेरे दिखाई दे रहे हैं, मैदान जमा रखा, डट रखा है। ये अंग्रेज सेना और अंग्रेजों का प्रतिनिधि है, प्रतीक है। दुर्देव का प्रवेश, भारत दुर्देव। भारत मूर्ख, अभी देखो तो तुम्हारी क्या दशा करता हूं। भारत दुर्देव कहता, मूर्ख भारत, अभी तो तुम बेहोश पड़े हो, अभी देखो मैं तुम्हारी क्या दशा करता हूं। गीत मुझे तुम सहज न जानो जी, यहां पर यह गीत है कि तुम मुझे सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। भारत दुर्देव कहता है कि तुम मुझे सहज मत लो भारत, मुझे एक राक्षस मानो तुम। मैं कौन हूं? मैं राक्षस हूं। कोडी कोडी को करूं मैं सबको मोहताज, मुखे प्राण निकालूं इनके तो मैं सच्चा राज, मुझे तुम मूर्ख न मानो जी। अब यहां पर भारत दुर्देव कहता है कि भारत तुम मुझे मूर्ख मत मानो, मैं तुम्हारी वो दशा करूंगा जो तुम याद रखोगे, मैं तुम्हें कोडी कोडी के लिए मोहताज कर दूंगा। कौन कहता है? कौन कहता है? भारत दुर्देव। आ चुका भारत दुर्देव तीसरे अंक में। काल, महंगाई, मौत, महंगाई, रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महंगा अन्न, टिक्कस यानी टैक्स, सब मेरे नौकर हैं। भारत दुर्देव कहता है कि मैं यहां पर
आया हूं भारत का नाश करने। जिनमें मेरी ताकतें हैं वो कौन कौन सी है? काल है, महामारी के साथ में आया हूं, महंगाई के साथ में आया हूं, महंगाई मेरी नौकर है, महंगाई करूंगा सबकी। रोग यहाँ पर हैं, अतिवृष्टि और अनावृष्टि वाला देश है, यहाँ पर कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, वो भी मेरे सहायक हैं। महंगा अन्न में सबका कर दूंगा, टैक्स लगा दूंगा, ये सब मेरे नौकर हैं। इन सब मेरे नौकरों के साथ में भारत की दुर्दशा करने आया हूं। सत्यानाश फौजदार कहता है चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लो। सत्यानाश फौजदार नायक है सेना का, तो वो कहता है इन सैनिकों को कहता है, इन सैनिकों को कि चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लो। कौन कहता है? सत्यानाश फौजदार। इन सब के ये सब सैनिक हैं, ये सब सैनिक है, ये अटैक कर रहे हैं भारत पर, ये नाश कर रहे हैं भारत का। काल है, मोते है, महंगाई है, रोग है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, महंगा अन्न, टैक्स, ये सब मार दिए भारत को, ये हिंदुस्तान को मार दिए। और ये सत्यानाश फौजदार इनको आदेश दे रहा है कि घेर लो चारों ओर से हिंदुस्तान को। बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध कर दिया, और व्यभिचार ज्यादा बढ़ रहा है, ये भी इसके सहयोगी हैं। विदेश गमन पर रोक लगा दी, विदेश गमन पर रोक लगा दी। भारत दुर्देव, वाह वाह, और क्या क्या किया। ये बातें हो रही है ना, मीटिंग हो रही है ना भारत दुर्देव और सत्यानाश फौजदार के, तो सत्यानाश फौजदार अपनी सेना का सारा हवाला दे रहा है कि हमने ऐसे ऐसे किया। तो ये है भारत दुर्देव कहता, वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया, और क्या क्या किया बताओ सत्यानाश। सत्यानाश कहता है सबको एक दूसरे से अलग अलग कर दिया हमने, भाई से भाई नहीं बोलता, समाज से समाज वाला प्रेम नहीं करता, और सब में फूट डालो राज करो की नीति हमने लगा दी। संतोष को अपना लिया सबने, और सब अब इतने हताश हो चुके हैं कि सब संतोष लेकर के बैठ गए कि जो हो रहा होने दो, हमें अपना टाइम पास करना है। तो सब संतोष के साथ जीने लगे, कोई कुछ नहीं कर रहा, अर्थात क्रांति नहीं हो रही, सब संतोष लेके बैठे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मीटिंग हो रही है भारत दुर्देव और सत्यानाश फौजदार की। फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हट, शोक, अक्षुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को, ये देखो ये नौकर चाकर हैं सारे उसके भारत दुर्देव के, जिसमें सत्यानाश फौजदार इनको कंट्रोल कर रहा है। 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिला कर ऐसा पंचामृत बनाया, ये पंचामृत तत्व है, ऐसा पंचामृत बनाया कि भारत का नाश होने वाला है। मैंने ये सभी फौजें, अपने ये जो सभी हथियार हैं, ये भारत के लोगों में मिला दिया और ऐसा पंचामृत बनाया कि उनका नाश होने वाला है। दुर्देव कहता है भारत सस्य नामक फौजदार अभी जिंदा है या मर गया? अब देखिए, समझिए इस बात को। भारत में पैदा होता है, फिर भी भारत की जो भूमि वो उपजाऊ है, यहाँ की भूमि सोना उगलती है, यहाँ की भूमि सोना उगलती है, की भूमि उपजाऊ है। तो दुर्देव को क्या डर है कि भारत में लोग लगातार अन्न उत्पन्न करके सबका पालन करेंगे, वो सबका पालन करने के साथ में सबको परेशान नहीं होने देंगे, सबका पोषण वो करेंगे। तो वो फौजदार है भारत का सैनिक है सस्य, अर्थात यहाँ पर हरियाली है, अन्न उपजाने के पूरे साधन है, यहाँ की धरती उपजाऊ है। तो वो एक भारत का सैनिक भारत को मरने नहीं देगा, तो उसके क्या हाल हैं। सस्य किसका सैनिक है? भारत का, क्योंकि वो भारत में अन्न उपजा रहा है, वो भारत की विशेषता है। फौजदार क्या कहता है, सत्यानाश क्या कहता है, महाराज अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने उसका बल तोड़ दिया। अब सत्यानाश फौजदार कहता है कि वो जो सच्चे फौजदार है ना भारत का, उससे टक्कर ले रही है हमारी अतिवृष्टि और अनावृष्टि दो सेनाएं। तो वो दोनों सेनाएं, उस सैनिक टुकड़ियां, उस सस्य यानी जो धरती भारत की उपजाऊ है, उसको नष्ट कर दी अनावृष्टि और अतिवृष्टि नामक दुर्देव की फौजें। समझ रहे हो? तो ये है दोनों में टकराहट। नोट, भारत दुर्देव व सत्यानाश की मीटिंग चलती है, भारत की बुरी दशा व खिन्न हालात का उल्लेख होता है। तो यहां पर इनकी दोनों की मीटिंग चल रही है, दुर्देव की और सत्यानाश की। भारत की हालत खराब है और बातचीत होती है, सत्यानाश फौजदार हालात से अवगत करवाता है और किस प्रकार सैनिकों को कंट्रोल कर रहा है,
किस प्रकार अटैक कर रहा भारत पर, वो सारी स्थिति से अवगत करवाता है भारत दुर्देव को तीसरे अंक में। चतुर्थ अंक की बात करते हैं। स्थान है कमरा, अंग्रेजी सजा हुआ है, कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है, यानी अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ है। कुर्सियां लगी हुई है, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा है। एक एक सैनिक का आगमन तथा भारत का गमन, एक एक सैनिक का आगमन हो रहा है यहाँ पर, और भारत गमन अर्थात भारत जा रहा है। रोग का प्रवेश होता है, भारत दुर्देव बैठा, अभी भारत की मीटिंग चल रही है। वो मीटिंग किससे हुई थी? सत्यानाश फौजदार से। अब ये जो है ना, जितने भी छोटे मोटे उसके जो सैनिक टुकड़ियां हैं, उनसे एक एक से बात करता भारत दुर्देव। रोग आता सबसे पहले, रोग का प्रवेश। सब पर मेरा प्रभुत्व है, भारत दुर्देव से कहता रोग की महाराज सब पर मेरा प्रभुत्व, मैंने सबको बीमार पटक रखा है। रोग महाराज क्या आज्ञा है? रोग कहता है, भारत दुर्देव कहता है रोग से आज्ञा क्या है? भारत को चारों ओर से घेर लो, अर्थात भारत में रोग फैला दो, सब जगह महामारी फैला दो। रोग कहता है विस्फोटक हैजा, डेंगू, अपालेक्सी आदि बीमारियों का नाम लेता, छोड़ दूंगा महाराज में, मेरे पास जो ये छोटे मोटे बम है ना, सारे छोड़ दूंगा भारतवासियों पर। रोग के अंडर में है ये सब। तो रोग से बात हुई, किसकी बात हुई? भारत दुर्देव की चौथे अंक में। इसी प्रकार भारत दुर्देव की अलग अलग सबसे बात होती है। फिर भारत दुर्देव की आलस्य से बात होती है। आलस्य से क्या बात होती है? आलस्य भारत दुर्देव को कहता है कि जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, जो न पढ़तव्यम, ये जो है, जो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम। तब फिर दंत कटाकट किम कर्तव्यम। आलस्य कहता है कि जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, जो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, तो फिर दंत कटाकटम किम कर्तव्यम, यानी जो पढ़ता है वो भी मरता है, जो नहीं पढ़ता वो भी मरता है, तो फिर ये दांत कटाकट क्यों रोजाना की? तो यहाँ पर मतलब खा के पड़े रहो। इस प्रकार आलस्य कहता है कि मैंने महाराज सभी भारतवासियों के दिलों में यही भावना भर दी और सब आलस में पड़े, कोई कुछ नहीं कर रहा, ये मैंने चालाकी करके और ये प्रसार कर रहा हूं मैं। तो ये आलस्य की बात होती है दुर्देव से। दुर्देव कहता है बहुत बढ़िया आलस्य। मदिरा का प्रवेश होता है आलस्य के बाद में, मदिरा से वार्तालाप करता दुर्देव, सबका हालात का जायजा लेता है। मदिरा कहती है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु शेयद शेख पठान ते दे बताई मोही कौन जी करत न मदिरा पान। यहाँ पर ये जो दुर्व्यसन चला मदिरा पान का, भारतीय लोगों को चस्का लगा, उस पर व्यंग्य कर रहे हैं भारतेंदु कि मदिरा पान के कारण भारतीय युवा अपना कर्तव्य भूल करके अपना पैसा गलत चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है, मदिरा कह रही है कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शेयद शेख पठान सभी भारतवासियों को बता देना चाहूँगी कि कौन मेरा पान नहीं करता, सब मेरा पान करते हैं। तो दुर्देव कहता है कि वेरी गुड मदिरा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगी रहो बिल्कुल सबके साथ। तो यहाँ पर भारत दुर्देव को खुश करती है मदिरा ये कह करके। अंधकार का प्रवेश होता है। मदिरा के बाद भारत दुर्देव किससे बात करता है? अंधकार से बात करता है। अंधकार के साथ क्या बात होती है भारत दुर्देव की? पांचवा अंक है स्थान है किताब खाना। अब पांचवें अंक में किताब खाना स्थान है। यहां पर मैं आपको बता देना चाहूं कि कुछ लोग हैं, कौन से लोग? जो अपने वर्ग के प्रतिनिधि हैं, अपने वर्ग के प्रतिनिधि मीटिंग कर रहे हैं, भारत के पक्ष में भारत के लोग हैं, अपने वर्ग के प्रतिनिधि हैं, मीटिंग कर रहे हैं भारत दुर्देव के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, कि हमें किस प्रकार इनसे बचना चाहिए। सुनिए, मजा आएगा। 7 सभ्य लोगों की एक कमेटी गठित की गई, भारत की है ये कमेटी, जिनमें सभापति बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक एडिटर अखबार हाथ में है, कवि है, देशी महाशय पहला और देशी महाशय दूसरा, ये 7 लोग हैं। इन 7 लोगों की एक कमेटी गठित की गई है और यहाँ पर बातचीत हो रही है इस समस्या से निजात पाने और भारत दुर्देव के प्रकोप से बचने के लिए। क्या मीटिंग कर रहे हैं वो, क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है उनकी? देखिए, सभापति कहते हैं सबसे पहले भारत दुर्देव की हम पर चढ़ाई है। कौन कहता है? सभापति की भारत दुर्देव की हम पर चढ़ाई है भाई,
इस बात को सोच लो, तुम समझ लो। कवि कहता है जमुना किनारे कनाट खड़ी कर दी जाए। सभापति कहते हैं सबसे पहले मीटिंग में कि भारत दुर्देव हम पर आक्रमण करने वाला, अर्थात अंग्रेज हम पर और ज्यादा हावी होने वाले हैं। तो कवि कहते हैं कि जमुना किनारे कनाट खड़ी कर दो, मतलब जो कनाट होती है टेंट से हम लेते हैं हवा रोकने के लिए, तो कि जमुना किनारे कनाट खड़ी कर दो ताकि उससे नहीं आएंगे वो। मर्दों को हाथों में चूड़ियां पहना दो, जो भी हमारे मर्द है ना उनको हाथों में चूड़ियां पहना दो, और जमुना किनारे जहां से वो एंट्री करते हैं उस पॉइंट पे, उस जगह पे कनाट लगा दो और मर्दों को हाथों में चूड़ियां पहना दो। भारत दुर्देव से हाथ दिखाकर कहा जाए इधर जनाना इधर मत आना। तो यहाँ पर ये कवि हैं, ये कवि ऐसी बातें कर रहे हैं बचने के लिए और अंग्रेजों को भगाने के लिए कि हमारे मर्द हैं उनको हाथों में चूड़ियां पहना करके ऐसे हाथ दिखा दो भारत दुर्देव को कि इधर है ना जनाना औरतें हैं, इधर मत आना, इधर ये अपने मतलब जनाना की तरफ आपका आना उचित नहीं है, आप मर्द हो जनाना खेमे में मत आओ। तो भारत को क्या बताया गया? जनाना खेमा। भारत दुर्देव आक्रमणकारी है तो उसको आक्रमणकारी बताया गया है। और यहाँ पर कवि व्यंग्य कर रहे, कवि के रूप में व्यंग्य करवा रहा भारतेंदु, कवि से कहलवा रहा कि इस तरह का हम उपाय अपनाएं। तो ये भारतीयों की सोच की तरफ संकेत कर रहे हैं कि हम भारतीय बस इतना ही सोच सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकते। तो ये है। एक एडिटर महाशय हैं दूसरे, फर्स्ट एडिटर महाशय कहते हैं एजुकेशन की ऐसी सेना बनाई जाए। एडिटर है ना वो, तो वो कह रहे हैं भाई देखो कवि का आइडिया तो खैर पता नहीं पसंद आया नहीं आया, मेरी सुनो। एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए जिसमें प्रकाशन स्पीच के गोले मारे जाएं। वो कहता है कि ऐसे प्रकाशन किए जाएं, बार बार स्पीच ऐसे दिए जाएं और ऐसे प्रकाशन बार बार किए जाएं ताकि लोग उनको पढ़ करके जागृत हो जाएं, ऐसे उनके गोले रूप में वो बरसाए जाएं। तो ये एडिटर फर्स्ट ये आइडिया देता है। एडिटर सेकंड आइडिया देता है कि देखो ये तो पता नहीं होगा नहीं होगा, मेरी बात सुनो आप। टोपी कुर्ता मत पहनो, क्योंकि टोपी और कुर्ता पहनने से धोती कुर्ता, छोटी कुर्ता, धोती कुर्ता, ये धोती कुर्ता। भारत की पोशाक क्या है? धोती और कुर्ता। तो धोती कुर्ता पहनने से ये धोती है भैया ना, धोती कुर्ता पहनने से भारतीय लगोगे। तो धोती कुर्ता मत पहनो, तुम पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दो, ताकि जो सब यूरोपियन आएंगे ना, मतलब यूरोपियन कौन? भारत दुर्देव के आदमी, भारत दुर्देव की सेना, तो वो ये सोचेंगे कि ये पहले से ही यूरोपियन है तो हमारी तरफ आएंगे ही नहीं हमारी ड्रेस देख करके। तो धोती कुर्ता पहनना छोड़ दो, बस पैंट शर्ट पहन लो ताकि वो अपना समझ करके चले जाएंगे, मारेंगे नहीं हमें। तो यहाँ पर ये व्यंग्य है कि हम अपनी संस्कृति भूल रहे हैं और लोगों का पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने ये कहलवाना चाहा है। डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है, तुम सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, पकड़ने आई हूं मैं, सबको ले जाती हूं, आगे आओ सब, और गिरफ्तार कर लेती है। तो ये डिसलॉयल्टी ये भारत दुर्देव की है और यहाँ पर वो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग को भंग करना चाहती है। ये सारी बातें 5 अंक में होती है। अब आता है अंतिम अंक, छठा अंक। अंतिम अंक आता है, छठा अंक आता है, और छठे अंक में बात हो रही है, स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग। छठे अंक में गंभीर वन का मध्य भाग स्थान है। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। अब प्रवेश होगा भारत भाग्य का। भारत का प्रवेश दूसरे अंक में होता है, भारत दुर्देव का प्रवेश तीसरे अंक में होता है, भारत भाग्य का प्रवेश छठे अंक में होता है। तो भारत है ये अचेत पड़ा है, स्थिति इतनी बिगड़ गई है, भारत अचेत पड़ा है। कहाँ पड़ा है? गंभीर वन के मध्य भाग में। भारत भाग्य का प्रवेश होता है, जागो रे भाई गीत गाता है, भारत भाग्य का प्रवेश हो। ये भारत भाग्य सहनायक है, बताया था ना, भारत भाग्य क्या है? सहनायक है। ये कह रहा भारत से जागो रे भाई गीत गाता है के माध्यम से भारत भाग्य अपने पुराने ऐश्वर्य का स्मरण करता है, किंतु साथ ही भारत की वर्तमान दशा से दुखी हो जाता है। भाई पुराने ऐश्वर्य का स्मरण करके तो खुश होता है, लेकिन भारत की वर्तमान दशा से दुखी हो जाता है। उठो भारत भाई ज्वर चढ़ा है, नाड़ी देखना है। उठो भारत भाई ज्वर चढ़ा है, क्या देखना है? नाड़ी देखना है। दशा खराब है, मैं जी कर क्या करूंगा? यहाँ पर भारत से बात करता भारत भाग्य की, उठो भारत भाई तुम्हारे ज्वर चढ़ा हुआ है, मैं तुम्हारी नाड़ी देख रहा हूँ। तो भारत की दशा खराब है और भारत कहता है कि भारत भाग्य
मैं जीकर क्या करूंगा, अर्थात भारतीय लोग निराश हो गए हैं, भारतीय लोगों को उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है। मैं जीकर क्या करूंगा, जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले। वो कहता है कि भारत भाग्य कहता है कि जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले। इस प्रकार वो आपस में बातें कर रहे हैं, दोनों दुखी है, दोनों रो रहे हैं। एक नायक है, एक सहनायक है, और भारत अचेत पड़ा है और बातें कर रहे हैं। जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा जमुना के किनारे मेरा निवास हो, मेरा विनाश हो नहीं, मेरा निवास हो। मजे ले रहे हैं ये देखो, मेरा निवास हो। जन्म जन्म गंगा जमुना के किनारे मेरा निवास हो। कटार छाती में घोंपता है और आत्महत्या कर लेता है। कौन? भारत। कौन? नायक। अब बात करते हैं समीक्षा की। यहां पर हमने जो नाटक पढ़ा, भारत आत्महत्या कर लेता है, भारत भाग्य रोता हुआ रह जाता है, उसे समझाता है और वो दो बोल बोल करके कटार छाती में घोंप लेता है और आत्महत्या हो जाती है। अब बात करें कि आशा की कोई झलक नहीं है। यहां पर आलोचक जब इस नाटक को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि भारतेंदु जी का उद्देश्य होता है कि लोगों में प्रेरणा देते, लेकिन वो हताश करके छोड़ देते हैं। एक दुखांत स्थिति में भारतवासियों को और पाठकों को छोड़ देते हैं। भारत खुद आत्महत्या कर लेता, फिर क्या बच रहा है? तो ये नकारात्मक विचार फैलाने वाला है। आशा की कोई झलक नहीं है, दुखांत नाटक है। भारतीयों को कोई रक्षा कवच नहीं बताया भारतेंदु जी ने। भारत भाग्य का अंत करके सदा के लिए उन्नति का पथ बंद कर दिया। क्या करे, सारा रोना रो दिया, लेकिन कोई रास्ता तो निकाला ही नहीं भारतेंदु जी ने। इस नाटक में कुछ उनको मार्गदर्शन तो देते, अंत में सारा सब कुछ स्थिति से, हालात से अवगत करवा दिया पाठकों को, लेकिन वो मार्गदर्शन तो देके जाते। जब भारत की ही मृत्यु हो गई तो वो तो अंधेरे में छोड़ गए। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह बन लगा है। भारतोदय की दृष्टता का भाव होना चाहिए, लेकिन निराशा की भावना उत्पन्न कर दी। यहाँ पर कवि आलोचक कहते हैं कि भारत का उदय होने का भाव होता है इस नाटक में, लेकिन उन्होंने तो भारत का अंत करवा के निराशा के साथ में इस नाटक का अंत किया है, आलोचक कहते हैं। जबकि लेखक करुणा में वीर रस का, अब यहाँ पर लेखक के पक्ष में सोचने वाले आलोचक कहते हैं कि नहीं, वो सब सही है, लेकिन करुणा में वीर रस का संचार भी तो होता है ना। भाव शांति जो होता है, असंलक्ष्य क्रम ध्वनि में आता है भाव शांति, कि एक भाव समाप्त होता है तो दूसरा भाव उसके तुरंत बाद प्रकट हो जाता है। तो करुणा के तहत वीर रस का संचार, जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए तो सब भगवान राम का रुदन सुनकर के करुणा में डूबे हुए थे, लेकिन जैसे हनुमान जी आते हैं तो उसमें वीर रस का संचार हो जाता है सब में। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि करुणा में वीर रस का संचार करना चाह कवि, पहले सबको करुण कर दिया, सबको दुखी हालात से अवगत करवाया, सबको बिल्कुल भावुक कर दिया। अब वो उस करुणा में वीर रस का संचार चाह रहा खुद कवि स्वतः ही। ये कवि का उद्देश्य है। एक नजर ये है, एक पक्ष ये कहता है इसमें ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं का गौण संकलन है। भारतेंदु अतीत के गौरव से वर्तमान समाज की पराजित मनोवृत्ति को उजागर कर रहे हैं। इसमें ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं का गौण संकलन है और भारतेंदु अतीत के गौरव से वर्तमान समाज की पराजित मनोवृत्ति को उजागर कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अंत में भारत की मृत्यु नहीं होती, वह केवल मूर्छित रहता, इसी से आशा बनी रहती। कुछ आलोचक कहते कि भारतेंदु जी ने भारत को आत्महत्या करवा दी ना, वो ज्यादा नेगेटिव पॉइंट हो गया। अगर वो केवल मूर्छित ही रहता और उठ खड़ा होता और ये कहता कि भारत भाग्य तुम मेरे साथ हो, अब देखते हैं हम भारत दुर्देव से किस प्रकार निपटते हैं, चलो आओ अब हम तैयार होते हैं, तो भारतीयों में एक चेतना का प्रसार होता है, एक अच्छा संदेश जाता और सभी भारतीयों में आशा बनी रहती। लेकिन उन्होंने भारत की आत्महत्या करवा करके यहाँ पर उन्होंने निराशा छोड़ दी पाठकों के मन में। ये है। तो ये नाटक है आपका भारत दुर्दशा। मुझे उम्मीद है इसके 6 अंकों के माध्यम से मैंने इसको बिल्कुल संक्षिप्त और उपयोगी और हर सूचना को, हर जानकारी को साथ में लेकर के मैंने आपको अवगत करवाया। आपको समझ में आया होगा। छोटा सा नाटक है, छोटा सा तो नहीं है, बड़ा है, लेकिन इसको अपन ने छोटा सा किया तो इसकी थीम आप समझ गए होंगे। एक बार आप इसे पुनः पढ़िए, दोबारा वीडियो देखिए। मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो इसमें नहीं आई हो। अंकों से लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो मैंने पहले ही जोड़ दिया है कि दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है, दूसरे अंक में
तीसरे अंक में भारत दुर्देव का प्रवेश होता है और छठे अंक में भारत भाग्य का प्रवेश होता है। 6 अंकों का यह नाटक है। आगे मिलते हैं किसी और नाटक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।